Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to the our Java playlist जहाँ पे हम Java start करेंगे and cover करेंगे from basics to advanced all the topics. So I hope आप लोगों ने Java का जो हम रोड मैप रखने वाले हैं उसका वीडियो देख लिया होगा. वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट कीजिए उस वीडियो को. कैसे हम रोड मैप रखेंगे, कैसे हम अप्रोच करेंगे हमारे एग्जाम के लिए Java को पढ़ना. अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, जहाँ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाई जावा इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई यू मस्ट लर्न द जावा. ओके, क्या एसेंस है जावा के, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं जो कि जावा को इतना इम्पॉर्टेंट बनाता है आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एंड एज वेल एज आपके प्रोग्रामर का. अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर जावा स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है जो कि आपके सिलेबस में आने वाला है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे जावा. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाई यू शुड लर्न जावा. ओके, सी द थिंग इज हमें सिर्फ हमारे एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ना है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, हमें प्रैक्टिस के पर्पज से भी पढ़ना है, क्योंकि ये आपका कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपने पढ़ा, रट्टा मारा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. आपको जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ के सिंटैक्स को आप समझ नहीं पाओगे, कैसे आपके उसकी प्रोग्रामिंग होगी वो नहीं समझ पाओगे, तब तक जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाना थोड़ा मुश्किल है. तो सबसे पहले जो बात समझने वाली है यहाँ पे, आप वो देखिए जो जावा है, इतना जावा पॉपुलर क्यों है. अगर हम देखें तो जावा जो है वो करंटली कितने डिवाइसेस पे अभी रन होती है. इट्स ऑलमोस्ट 60 बिलियन डिवाइसेस पे जो है अकॉर्डिंग टू गूगल, योर 60 बिलियन डिवाइसेस पे जो है जावा रन होती है. सो 60 बिलियन इज अ वेरी लार्ज नंबर, वेरी ह्यूज नंबर. इतने डिवाइसेस पे अभी जावा आपकी करंटली रन होती है. एंड ऑल्सो जावा के काफ़ी वाइड यूजेस हैं. लाइक जावा के जो प्रोग्राम्स है आप वेब एप्लीकेशंस बनाने में या बैकएंड्स में, या जैसे मोबाइल एप्लीकेशन जैसे जो एंड्रॉयड है वो आपकी जावा बेस्ड होती है. और एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर जो आपके सर्वर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब आपके किस में बनते हैं, जावा में. ऑल्सो दिस जावा related jobs are a high paying jobs and lot of jobs are available in your java प्रोग्रामिंग. एंड सी जावा का एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सी जावा इज योर प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसके अंदर क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स और क्लासेस की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन जावा. जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हालांकि हम बात करें जो सी प्लस प्लस है, ठीक है, वो एक पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट जावा को हम कह सकते हैं जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जो जावा है ये है रिच एपीआई है इसके अंदर, एंड कम्युनिटी सपोर्ट भी इसका काफ़ी हाई है. कम्युनिटी सपोर्ट काफ़ी हाई का मतलब क्या हो गया, देखो हम कह रहे हैं कि जो हमारी जावा है वो 60 बिलियन डिवाइसेस पे करंटली रन हो रही है. अगर इतनी डिवाइसेस पे रन हो रही हैं तो ऑब्वियसली इसका सपोर्ट ज़्यादा होगा. इंटरनेट पे आपको जावा से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा. जो एरर्स किसी ना किसी को कहीं ना किसी टाइम पे एक एरर्स आई हैं जावा में, और उन एरर्स को सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी जावा कम्युनिटी इतनी लार्ज है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं जावा से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उनके सॉल्यूशंस आपको इजीली मिल जाएंगे, चाहे आप स्टैक ओवरफ्लो पे देखें चाहे किसी अदर वेबसाइट्स पे देखें. एपीआईज इसके काफ़ी रिच हैं क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि जावा आपको प्रोवाइड कराता है, चाहे आप सिक्योरिटी की टर्म्स में बात करें, चाहे एप्स की टर्म्स में बात करें, चाहे एनिमेशन, गेमिंग, एवरीथिंग. ओके, तो अगर हम 10 रीजंस की बात करें कि वाई व्हाट आर दैट 10 रीजंस दैट यू शुड लर्न जावा और यू मस्ट लर्न जावा इज, एक तो इसका कोड जो होता है पोर्टेबल होता है. ये भी हम देखेंगे कि बाइट कोड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है आपका, कौन सा कॉन्सेप्ट आता है बाइट कोड का, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे होगा. ठीक है, एडवांस फीचर्स एंड एपीआई रिच. ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं जावा में. ठीक है, जावा डेवलपर्स आर हाईली सॉट आफ्टर, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि 60 बिलियन डिवाइसेस पे अगर आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन हो रही है तो इसका मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स अगर एनकाउंटर होंगी तो उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, सिक्योर लैंग्वेज है, सेफ लैंग्वेज है क्योंकि बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, और वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट टूल्स हैं, डाइवर्स यूज केसेस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि जब इंटरनेट का बूम आया था, मीन्स जब इंटरनेट ग्रो कर रहा था उसी टाइम पे जावा भी ग्रो कर रहा था, एंड हाउ जावा हेल्प्स इंटरनेट टू ग्रो फास्टर एंड सिक्योरली.
एंड ऑल्सो ईजी टू मेंटेन, क्योंकि इसके काफ़ी कम्युनिटी सपोर्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो जनरली अगर हम कंक्लूजन वे में देखें तो हमारे पास हाई डिमांड इन द जॉब मार्केट, वर्सेटाइल एंड पावरफुल लैंग्वेज, लार्ज कम्युनिटी एंड एक्सटेंसिव रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। दिस इज द मोस्ट important feature of your Java. Write once, run everywhere. What it means we will discuss later. तो ये आपके जो हैं कुछ important 10 reasons या आप top 10 reasons बोल सकते हैं जिसके वजह से Java पॉपुलर भी है and you should learn the Java. आज हमारा जो टॉपिक 1 है उसके अंदर हम ये 8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आज का थोड़ा सा लेक्चर थ्योरेटिकल होने वाला है, बट इसमें आप समझ पाओगे कि आपको जावा के जो एसेंस है, जावा के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो आप समझ पाओगे, जिससे कि जब हम जावा को पढ़ेंगे तो यू कैन रिलेट कि अच्छा ये फीचर्स क्या हैं, ये फीचर्स क्या हैं, बाइट कोड क्या होता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जावा के जो बज़ वर्ड्स हैं यानी कि जावा के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे वो फीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, कैसे इंटरनेट को जावा ने हेल्प किया। तो ये सब हम आज थोड़ा सा समझेंगे जिससे कि एक हमारा फाउंडेशन रेडी हो जाए कि हमने जो हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और हम इजीली और एक अच्छे कॉन्फिडेंट मैनर में हमारे जावा के लेक्चर्स को कंप्लीट कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब दो ह्यूमंस हैं, सपोज यहाँ पे दो पर्सन है, now two persons are communicating with each other. अब जब ये दोनों पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये कोई ना कोई ह्यूमन लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज यूज करेंगे, आइदर इंग्लिश, हिंदी और अदर नेटिव लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ठीक है, स्पेनिश हो गई, ठीक है ना, जापानीज हो गई, जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मशीन होता है, मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0-1 और वी कैन से ऑन ऑफ, ठीक है, या तो 0-1 की भाषा समझता है या ऑन ऑफ की भाषा समझता है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या कराना है, हमें मशीन से कुछ वर्क करवाना है। मशीन से वर्क करवाने के लिए हमें मशीन को उसी की ही लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि ह्यूमन जो है उसको एक 0-1 की भाषा में उसको इंस्ट्रक्शंस दे पाए, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी मशीन हो उसका एक उसके अंदर क्या होती है, एक लैंग्वेज, एक स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम मतलब कि 0-1 की कोई स्ट्रीम होती है और उसके बेसिस पे मशीन जो है इंस्ट्रक्शंस लेती है और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस करती है। नाउ आउटपुट प्रोड्यूस करती है ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन को अगर कोई भी वर्क करवाना है तो उसको मशीन को इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, बट इट इज नॉट फिजिबल कि एवरी टाइम ह्यूमन गिव्स द इंस्ट्रक्शन इन 0-1 फॉर्मेट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इनके बीच में एक इंटरमीडिएट पाथ कौन सा आया, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है टू कम्युनिकेट विद द मशीन, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज हो जाती है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसको आप कन्वर्ट करते हो मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कम्प्लीटली ह्यूमन लैंग्वेज भी नहीं होती है और कम्प्लीटली मशीन लैंग्वेज भी नहीं होती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्या बोल सकते हो, इट इज अ फॉर्मल लैंग्वेज विच कंप्राइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोड्यूसेस अ वेरियस काइंड ऑफ आउटपुट्स एंड इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट एल्गोरिथम्स टू अ computer, okay, so it enables the programmers to write the programs that instruct the computer to perform the specific task. So a developer write a programming language which is used to instruct the computer to perform a specific task. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये रोल होता है। यहाँ पे अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि देखो अगर मैं किसी पर्सन को कोई वर्क देने को बोल रही हूँ, जैसे मैंने किसी को भी बोला कि कोई चीज है जो आपको लेके आनी है एक शॉप से, ठीक है। अब वो पर्सन गया उस शॉप पे, उसको वो चीज वहां पे नहीं मिली तो वो दूसरी शॉप पे चला गया उसको लेने। तो वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबिलिटी है कि अगर हमें एक शॉप पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी पे जाके उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। लेकिन मशीन इज अ डम्ब, मशीन को नहीं पता, जब तक आप मशीन को एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे तो मशीन को नहीं पता कि उसको आगे क्या करना है। मशीन की स्पीड बहुत तेज होती है, एक्यूरेसी काफी हाई होती
होती है, लेकिन उसका ब्रेन नहीं होता, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको मशीन को जो है एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कोई भी वर्क करने के लिए, यानी कि अगर कोई कंडीशन भी है कि अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो आपको कौन सी कंडीशन पे जाना है, इस कंडीशन में आपको किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, तो सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मशीन को कंप्लीटली प्रॉपर सेट में देने होते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन की स्पीड तेज है, एक्यूरेसी तेज है, बट मशीन के अंदर ब्रेन नहीं है, मतलब मशीन खुद से डिसीजन नहीं ले सकती। तो आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू टेल टू मशीन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस इज द थिंग, ओके। ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने क्या बोला, इट इज अ इंटरमीडिएटरी पाथ। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं कि द मीडियम पाथ है, मीडियम है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को हेल्प करता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि मशीन से जो भी स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म करवाया जा सके। तो देखो जैसे ह्यूमन है, उसको दो वैल्यूज ऐड करनी है, एडिंग 2 and 3, तो ये तो हमने ह्यूमन लैंग्वेज में लिख दिया है दैट फाइंडिंग द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 and 3। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हो जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। सो ह्यूमन राइट्स अ प्रोग्राम यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a, उसमें 2 डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल लिया b, उसमें 3 डिक्लेयर किया, और एक वेरिएबल लिया c जिसके अंदर a और b को ऐड कर दिया। नाउ दिस प्रोग्रामिंग set of instructions will go to the machine and machine convert this programming language into the streams of 0 and 1, ओके। तो ये कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है इसको, लो लेवल लैंग्वेज। तो इसकी हेल्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ये हम आगे जाके अभी देखेंगे क्या मतलब होता है इनका। उनके हेल्प से आप क्या करते हो, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, और उस लो लेवल लैंग्वेज को मशीन जो है स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करती है। तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। तो देखो एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम इज नॉट स्पेसिफिक टू योर कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिथम इज जस्ट लाइक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब एल्गोरिथम कुछ भी हो सकती है, एल्गोरिथम बहुत ही पुराना वर्ड है, ये एल्गो वर्ड से आया है। एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि आपको कुछ प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है जिसको आपको फॉलो करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपको सब जब हमारे कोविड आया था तो हमें हैंड वॉश करना होता था, तो हर जगह पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते थे कि कैसे आपको हैंड वॉश कितनी देर के लिए करना है, कैसे यूज करना है, सैनिटाइजर को कैसे यूज करना है, मास्क कैसे लगा के रखना है, कौन सा मास्क लगा के रखना है, कितने डिस्टेंस की दूरी रखनी है। तो वो सब क्या हो गए, कुछ आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए थे जो आपको परफॉर्म करने थे टू प्रिवेंट द कोविड। ये चीज हुई। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि सपोज हमें चाय बनानी है, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है एल्गोरिथम का। तो देखो चाय बनाने के भी एक प्रॉपर सेट होते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप सबसे पहले पानी लेंगे, उस पानी को गर्म करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद उसमें जो भी आपका डिप टिप होता है उसको डालेंगे, ठीक है, फिर उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, फिर उसे स्ट्रेन करेंगे, ठीक है, इसमें दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, जैसे भी आपको पीनी है जिस तरीके से चाय, उसको आप थोड़ा सा स्टिर करेंगे एंड देन योर टी इज रेडी। तो एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो करके आपने चाय बनाई, तो ये एक तरीके से एल्गोरिथम ही हो जाता है। तो एल्गोरिथम को आप क्या बोल सकते हो, एल्गोरिथम इज सेट ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। देखो सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंटैक्स आप कैसे समझ सकते हो, सपोज जैसे अभी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एग्जांपल लिया था दो ह्यूमंस का। सो देयर आर टू पर्सन्स एंड दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। नाउ दिस पर्सन इज सेड टू द अदर पर्सन दैट there is a one statement that this person said to the another person, going am I Delhi to, ओके। तो दिस पर्सन इज कंफ्यूज कि ये क्या कह रहा है, गोइंग एम आई दिल्ली टू, इसका मतलब क्या है। तो ये इसको बोलता है यू मीन आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो देखो ये बोलना तो यही चाह रहा था कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, बट इसने जो स्टेटमेंट थी, ठीक है ना, उसमें
जो वर्ड्स थे उनको पूरा जंबल कर दिया, ठीक है। बट ये ह्यूमन था, ह्यूमन के पास ब्रेन होता है अपना, तो वो समझ गया कि भाई ये बंदा जो है ये कहना चाह रहा है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, ओके। लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो अभी हमने क्या बताया, मशीन का स्पीड बहुत तेज है, यानी कि अगर आप उसको सही से इंस्ट्रक्शंस दोगे तो बहुत स्पीड से काम करेगा, बहुत एक्यूरेसी से काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शंस ही सही नहीं दिए, यानी जंबल करके दे दिए या इंस्ट्रक्शंस आपने उसको गलत दे दिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, जिसको हम कहते हैं कई बार कि कोड फट गया, ठीक है ना। यानी कि उसको समझ नहीं आएगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और इन इंस्ट्रक्शंस पे मैं काम कैसे करूं। तो जो सिंटैक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिंटैक्स बताता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शंस को या किसी भी स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या रूल्स होंगे किसी भी स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल सा देते हैं, आप मोस्टली बच्चों ने सी पढ़ी होगी, तो उसके अंदर अगर हमें कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करते हैं, इंट ए और सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से दे देती तो क्या ये सही सिंटैक्स है? देखो मैंने वर्ड्स तो सेम ही यूज किए हैं ना। कोई पर्सन अगर देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि ये एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने जो सिंटैक्स है वो थोड़ा गलत दे दिया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसको एक ए वेरिएबल डिक्लेयर करना है। लेकिन अगर मैं यही सेम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दूंगी तो कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझ पाएगा और वो यहाँ पे क्या दे देगा आपको, एरर, कि भाई ये आपका सही सिंटैक्स नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन आपने मेरे को सही नहीं दिया, इस इंस्ट्रक्शन पे क्या करना है वो मुझे नहीं समझ आ रहा, और वो अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देगा। तो सिंटैक्स एक प्रॉपर फॉर्म में देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर सिंटैक्स दोगे तो ही आपका कंप्यूटर जो है हाई स्पीड पे वर्क कर पाएगा, आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे पाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, syntax refers to the rules that defines the structure of statements in a programming language, okay. It specifies how symbols and keywords can be combined to form a valid instruction। किसी भी valid instruction को बनाने के लिए कैसे आपके जितने भी symbols हैं और keywords हैं, जैसे यहाँ पे integer keyword था एक, ठीक है ना। अगर किसी ने नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, उनको आइडिया नहीं है, तो आप ज़्यादा इस चीज़ को वो इसमें डिफिकल्टी मत लेना। इसमें बस मैं समझाना चाह रही हूँ कि जैसे इंटीजर हो गया वो एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, ए जो है एक ऑपरेंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन एक ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो आप ये कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है, इनको किस तरीके से अरेंज करना है ताकि आप एक वैलिड इंस्ट्रक्शन बना सको, वो स्पेसिफाई करता है आपका सिंटैक्स, ओके। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कहाँ पे आर्टिकल आना है, कहाँ नाउन आना है, कहाँ वर्ब्स यूज होनी है, ठीक है, प्रीपोजिशंस कहाँ यूज होने हैं, ठीक है। तो ये सब इंग्लिश, जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज के खुद के एक सिंटैक्स रूल्स हैं कि आप कोई स्टेटमेंट आप बनाना चाह रहे हो या कोई स्टेटमेंट आप बोलना चाह रहे हो, तो वो स्टेटमेंट आपको किस तरीके से फॉर्म करनी है, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो उसके सिंटैक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या स्टेटमेंट बोला, द कैट सेट ऑन द मैट। अब मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे बोल देती मैट कैट सेट ऑन द, तो देखो इसका कोई भी मीनिंग है, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक वैल्यूएबल मीनिंग यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सिंटैक्स एरर हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, कि आपने प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं किए और आपने एक सेंटेंस जो फॉर्म किया है उसका कोई भी मीनिंग निकल के नहीं आ रहा। तो सेम ही चीज आपकी मशीन के साथ होती है। जब आप मशीन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो प्रॉपरली यूज करने ही है, और उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिफाइन करना है, उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, यानी कि बेसिकली क्या सिंटैक्स आपको रखना है, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे सिंटैक्स की। अब अगर हम थोड़ी सी जावा की हिस्ट्री के बारे में देखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑप्शनल में, बहुत इजी क्वेश्चन है बट आ जाता है कई बार कि जो जावा है वो किसने डेवलप की थी, जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप की थी सन माइक्रो सिस्टम में अर्ली 1990s में, ठीक है। जो इसका ओरिजिनल नेम था जावा का वो था ओक, ओके, और लेटरली जब ये लॉन्च हुई तब इसका नाम क्या रख दिया गया, जावा। कब रखा, 1995 के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट रिलीज था वो 1995 में था, और इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट वंस रन एनीवेयर। क्योंकि देखो जावा से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनके साथ दिक्कत क्या थी, जो भी उस टाइम में अगर हम 1995 की बात करें तो उस टाइम पे जो भी कंपनीज होती थी वो अपने स्पेसिफिक हार्डवेयर बनाती थी, अपना प्रोसेसर बनाती थी, और हर प्रोसेसर का अपना अपना एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होता था। तो उस इंस्ट्रक्शन सेट्स के अकॉर्डिंगली जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस पर
रन करवाना चाहते थे तो आपको हमेशा उस लैंग्वेज को कंपाइल करना होता था। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेसर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट होने की वजह से हर प्रोसेसर का किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने का तरीका डिफरेंट होता था। तो इससे हमेशा क्या दिक्कत आती थी कि जब भी आपको प्रोग्राम रन करवाना है तब आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को कंपाइल करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी मशीन। तो जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जिस लैंग्वेज को बस एक बार लिखा, उसको एक बार कंपाइल किया, उसके बाद उसको आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपके पास कॉन्सेप्ट आया बाइट कोड का। तो जावा का जो सोर्स कोड होता था उसको पहले आप कंपाइल करते थे, यानी कि जो डॉट जावा फाइल होती थी वो कंपाइल हो जाती थी और वो कंपाइल होकर कौन सी फाइल बन जाती थी, आपकी डॉट क्लास फाइल। ठीक है, अब ये जो डॉट क्लास फाइल है वो चाहे आपका विंडो हो, यूनिक्स हो, मैक हो या एंड्रॉइड हो, यानी कोई भी एनवायरनमेंट हो, कोई भी डिवाइस हो, उसका अपना अपना जेवीएम होता था, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, और उस जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से ये जो क्लास डॉट क्लास फाइल होती थी, यानी कि जो बाइट कोड होता था वो कन्वर्ट हो जाता था अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिक मशीन के मशीन कोड में। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका जो फर्स्ट रिलीज था उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था और ये कॉन्सेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट वंस रन एनीवेयर। और ये किसकी हेल्प से हुआ, आपका जावा बाइट कोड की हेल्प से हुआ। ठीक है, अब देखो एक और इसमें जो आया था जावा जब बन रही थी तब की, इट इज डेवलप्ड विद द विजन ऑफ अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। मींस आप अगर मोस्टली देखें तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनके अंदर फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी तो होती है। फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई न्यू वर्जन आया तो उस न्यू वर्जन के अंदर आपका ओल्ड वर्जन वाला कोड चल जाता था, लेकिन अगर आप किसी ओल्ड वर्जन के अंदर अगर कोई न्यू वर्जन चलाना चाहते थे तो वो नहीं चलता था। ठीक है, तो जावा जब आई तो जावा में जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया, उन्होंने जावा को किस तरीके से बनाया कि जावा जो है वो फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी को भी सपोर्ट करता है और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई भी न्यू वर्जन भी आ रहा है जावा का तो वो आपके ओल्ड वर्जन में भी सक्सेसफुली चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके अंदर कि जो जावा है उसके अंदर आपकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी थी और फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी भी थी। अब एक चीज और है कि जावा का नाम जावा क्यों रखा गया, तो अगर आप नेट पे देखेंगे तो ये कई जगहों पे लिखा हुआ है कि जो जावा का नाम है वो जो है एक जावा करके आइलैंड है जहाँ की कॉफी जो है काफी फेमस है और जो जेम्स गॉसलिंग है उनको वहाँ की कॉफी काफी अच्छी भी लगती थी। उस बेसिस पे उन्होंने इसका नाम जो है जावा रखा। तो आइलैंड है एक जावा जिसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया जावा। अगर आप देखें भी तो जावा का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, कॉफी शेप का। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके वर्जन की हिस्ट्री को देखें तो देखो 2008 या 9 के आसपास, 2008-9 में ओरेकल ने जावा को ले लिया था, हायर कर लिया था। उसमें क्या हुआ 8 और 2008-9 के बाद क्या हुआ, इसके वर्जन्स में क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी वर्जन्स आने लगे। और आप ये देखिए यहाँ पर इस थ्रू आउट दिस ईयर्स कितने जल्दी जल्दी इनके वर्जन्स रिलीज हुए और आई थिंक अभी जावा का 21th वर्जन चल रहा है। तो स्टार्टिंग में इनके वर्जन्स जो थे वो थोड़े धीरे आ रहे थे, लेकिन जब इसको ओरेकल ने लिया, ओरेकल के अंडर आया, उसके बाद क्या हुआ, इसके वर्जन्स बहुत स्पीड से आने लगे, बहुत इसके अंदर फीचर्स ऐड होने लगे। जैसे अगर पाइथन आए तो पाइथन के फीचर्स भी इन्होंने लिए, फंक्शन प्रोग्रामिंग्स ली, लैम्डा लिया। ठीक है, तो वो जो भी एडवांस फीचर्स है वो हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट के अंदर। तो ये थी हमारी जावा की वर्जन हिस्ट्री। ठीक है, अब हम समझते हैं बाइट कोड क्या होता है। ठीक है, बाइट कोड को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि बाइट कोड का मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखो बाइट कोड अगर हम समझें तो बाइट कोड इज अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज डिजाइन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द जावा वर्चुअल मशीन। हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोड होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में और उसके बाद हम इस बाइट कोड को जो है हम मशीन्स को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हर मशीन जो है अपने जावा वर्चुअल मशीन के बेसिस पे उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, तो इससे क्या हेल्प हुई, देखो सोर्स किया तो देखो सोर्स कोड जो था आप उसको भी तो डायरेक्ट करवा सकते थे सारी मशीन्स पे, है ना। तो हमने क्यों रिक्वायरमेंट आई कि हम पहले बाइट कोड में इसको कन्वर्ट करें और फिर इस बाइट कोड को हम मशीन कोड में कन्वर्ट करें। तो देखो मेन पर्पस क्या था, कोई भी अपना सोर्स कोड पब्लिक नहीं करना चाहता। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उस कंपनी के लिए आपने कुछ सोर्स कोड लिखा है तो आप नहीं चाहेंगे कि वो सोर्स कोड पब्लिक हो, यानी कि आप उस सोर्स कोड को नहीं चाहेंगे कि आप डायरेक्टली कस्टमर को दे दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली सोर्स कोड को चेंज कर लेगा।
तो इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो है बाइट कोड का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना। तो बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड प्रॉपर मशीन कोड नहीं होता। बाइट कोड को आप कैसे समझ सकते हो? बाइट कोड एक वेरीफाइड कोड होता है, ठीक है, जो कहाँ से आता है? आपके सोर्स कोड से। यानी कि सोर्स कोड को जब आप कंपाइल कर लेते हो, कंपाइल का मतलब क्या हो गया? आपने उसकी कोड की वैलिडिटी को चेक कर लिया, कोड को वेरीफाइड कर लिया। तो बाइट कोड बेसिकली क्या होता है? आपका एक वेरीफाइड कोड होता है एंड ऑल्सो ये डायरेक्टली रीडेबल, मीन्स इट इज नॉट इजीली रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि कस्टमर को दिया और कस्टमर इजीली बाइट कोड को रीड कर लेगा और आपके सोर्स कोड को चेंज कर पाएगा। बाइट कोड मशीन कोड भी नहीं होता। कई जगहों पे आप देखेंगे कि इसको बोल देते हैं कि भाई बाइट कोड भी ऐसा ही दिखता है, बट बाइट कोड ऐसा नहीं होता। बाइट कोड भी एक आपका प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज की जैसा ही होगा, बट इट इज नॉट अ रीडेबल कोड। ओके, आप इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली बाइट कोड से आपको क्या हेल्प मिली कि अब जो सोर्स कोड है वो डायरेक्टली रीड नहीं किया जाएगा आपकी अदर पार्टीज से, और ये बाइट कोड जो है आप इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि जो अदर मशीन है वो अपने जेवीएम की हेल्प से इस बाइट कोड को अपने ऊपर रन कर सके। दैट्स वाई बाइट कोड यूज्ड। और इस बाइट कोड की वजह से ही आपका जावा जो है उसको हम बोलते हैं कि राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। दिस इज द थिंग। सो ये बाइट कोड आपको क्या अलाउ करता है? इट अलाउज द जावा प्रोग्राम्स टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाय कंपाइलिंग द सोर्स कोड इनटू अ बाइट code. So bytecode enables Java program to run on any device with a JVM, making a Java highly portable. जैसे यहाँ देखो ये सोर्स कोड है जो कि .java फाइल है, इसको आपने कंपाइल करके किस में बना दिया? बाइट कोड में, यानी कि डॉट क्लास फाइल में। अब ये बाइट कोड चाहे आपका कोई भी मशीन हो, चाहे फोन हो, चाहे आपका पीसी हो, ठीक है, चाहे आपके कोई पेजर्स हो, उनका जो भी जेवीएम है वो जेवीएम क्या करेगा? उस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा उसके स्पेसिफिक मशीन के मशीन कोड में। तो बाइट कोड जो है उसने आपको क्या प्रोवाइड करवाया? एक तो आपकी सोर्स कोड की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई कि सोर्स कोड को डायरेक्टली कोई रीड ना कर पाए। इसके अलावा इसको आप फ्रीली कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और बस वहां पे आपको जेवीएम चाहिए जो कि रन करके आप क्या करोगे? उस बाइट कोड को रन कर सकते हो किसी भी मशीन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि हाउ जावा चेंज द इंटरनेट। अब देखिए, जब इंटरनेट ग्रो कर रहा था उसी टाइम पे आपका जावा भी ग्रो कर रहा था। अब यहाँ पे जब जावा ने आपको ये फैसिलिटी दी जो बाइट कोड की है, तो देखो पहले क्या होता था, आपको कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता था तो वहाँ पे हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती थी कि अगर लिनक्स है तो ये वाला डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है तो ये वाला करना है, एप्पल का मैक है तो ये वाला करना है। तो उससे क्या होता था कि आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती थी किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। अब अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके प्रोसेसर में कुछ भी अपडेट्स आती थी तो आपको वापस से क्या करना पड़ता था? सॉफ्टवेयर को री-डाउनलोड करना होता था। तो जावा ने आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई कि जावा ने कहा कि हम बाइट कोड जो है उनको होस्ट कर देते हैं, क्योंकि बाइट कोड जो हो गया वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। तो उस वजह से क्या होगा? वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करेगा, जिससे क्या होगा? आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो इस वजह से जावा ने एक तो पोर्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई इंटरनेट के ऊपर। दूसरा, जो हमारा इंटरनेट के साथ मेन इशू आता है सिक्योरिटी का, कि कोई डेटा हैक ना कर ले या आपकी कोई मनी हैक ना कर ले, ठीक है, यानी कि या कोई आपके जो पीसी है उस पर कंट्रोल ना कर ले। तो जावा के काफी सारे बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको जो जावा है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट पे। एंड ऑल्सो जावा में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका वर्चुअल मशीन का। जो ये बाइट कोड होता है आपका, बेसिकली वो आपकी मेन मशीन पे रन ना होके बाइट कोड जो है आपका वर्चुअल मशीन पे रन होता है। वर्चुअल मशीन आप कैसे समझ सकते हो? एक इमेजिनरी मशीन होती है, क्योंकि पहले क्या होता था जब आपकी वर्चुअल मशीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अगर आपके पीसी पे एक से ज्यादा प्रोग्राम रन हो रहे हैं, यानी कि सपोज आप गेम भी खेल रहे हो, उसके साथ साथ आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, और साथ ही आपकी बैकग्राउंड में कोई फाइल भी डाउनलोड हो रही है, तो ये सारे काम क्या होते थे? आपकी मेन मशीन के ऊपर ही होते थे। तो उस केस में क्या होता था कि एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम के डेटा को रीड कर लेता था। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जावा ने क्या करा? जावा ने लाए वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि बाइट कोड आ गया, तो बाइट कोड जो है उस वर्चुअल मशीन पे रन होता था और वहां से फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट होके मशीन को दिया जाता था। तो उससे क्या होता था? आपका जो मशीन है, जो मशीन की मेन मेमोरी है वो सेपरेट हो जाती थी आपकी
वर्चुअल मशीन की मेन मेमोरी से, तो वो डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई, पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई गई जावा से, जिससे कि इंटरनेट को काफी ज्यादा बूम मिला। अब है जावा के कुछ बज़वर्ड्स यूज होते हैं, यानी बज़वर्ड्स समझ लीजिए या फिर इसको आप फीचर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से फीचर्स हैं जावा के, वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 12 फीचर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। क्या है, एक तो जावा इज अ सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, पोर्टेबल, डायनामिक, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो अभी सिंपल हम देख लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी हम देखेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया थ्रू द हेल्प ऑफ बाइट कोड, सिक्योर्ड कैसे होती है क्योंकि वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट है, रोबस्ट अभी हम देखते हैं, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल देखते हैं, पोर्टेबल भी बाइट कोड है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इजिली पोर्टेबल है, इंटरप्रेटेड अभी हम देखते हैं, हाई परफॉर्मेंस क्योंकि इतने इसके फीचर्स है, इतनी इसकी एपीआईज हैं जिसकी वजह से क्या होता है जावा काफी आपको परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड करती है। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है ये अभी हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। तो अब देखिए कुछ जो की टर्म्स हैं, जो कि की फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का भी मैंने बताया, जावा का जो प्रोग्राम है वो किसी भी डिवाइस पे रन हो सकता है विद द जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। क्यों? क्योंकि आपने बाइट कोड यहाँ पे होस्ट कर दिया। अब बाइट कोड जो है वो बाइट कोड अगर कोई भी मशीन है वो मशीन क्या करेगी, हर मशीन का अपना जेवीएम होगा तो वो मशीन इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगी उसके मशीन कोड में, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। रोबस्ट कैसे है, देखो रोबस्ट भी वर्चुअल मशीन की वजह से ही है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है, जो आपकी मेन मेमोरी है उसको आप सेपरेट कर देते हो आपकी वर्चुअल मशीन के थ्रू। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका जो भी मशीन कोड कन्वर्ट हो रहा है उस वर्चुअल मेमोरी के थ्रू होके आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा वो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगर कोई भी इशू आता है जैसे कि कोई प्रोग्राम आपने रन किया, अगर प्रोग्राम जो है आपसे अनलिमिटेड मेमोरी मांग रहा है तो उस केस में क्या है वर्चुअल मशीन को पता चल जाता है कि मुझसे अनलिमिटेड मेमोरी मांग रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ आपकी जेवीएम क्रैश होती है। पहले क्या होता था जब वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट नहीं था और इस तरीके के अगर अटैक होते थे तो आपका पूरा मशीन क्रैश हो जाता था, लेकिन वर्चुअल मशीन की वजह से क्या होता है एक सेपरेशन आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है, जिससे कि आपका सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन जो है वो क्रैश होती है जबकि पूरी मशीन आपकी क्रैश नहीं होती। इसके अलावा सिक्योर का मैंने आपको बताया कि काफी सारे इसके बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं मलिशियस कोड से। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड की अगर हम बात करें तो मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या समझ सकते हो कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कोई एक पीसी है उसके अंदर आप कोई फाइल में प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो, आप साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हो, कुछ डाउनलोड्स भी हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्या हो गया आपका मल्टी प्रोसेसेस चल रही है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर आप कॉन्करेंटली जो है इंस्ट्रक्शंस को रन कर रहे हो, तो जो जावा है वो आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करवाती है, ये फीचर भी प्रोवाइड करवाती है और बहुत एफिशिएंट मैनर में प्रोवाइड कराती है। हालांकि थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, ये हम देखेंगे अभी हमारे एडवांस फीचर्स में कैसे आप मल्टी थ्रेडिंग को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है आर्किटेक्चर न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो देखिए अभी हमने समझाए मोस्टली चीजें जो है आपकी बाइट कोड से ही इर्द गिर्द रिलेटेड है। तो देखो बाइट कोड अगर आपका बन गया तो उसके बाद आप उसको कहीं किसी भी डिवाइस पे रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। ओके, इसके अलावा जावा जो है कंबाइन करती है आपकी हाई परफॉर्मेंस को विद द इंटरप्रेटेबिलिटी। देखो जावा में क्या होता है, जो आपकी डॉट जावा फाइल होती है वो कंपाइल होती है और बाइट कोड में कन्वर्ट होती है। नाउ दिस बाइट कोड इज इंटरप्रेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू योर मशीन कोड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका जो बाइट कोड है वो इंटरप्रेटेड होता है किसके थ्रू, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू, एंड विच एम्प्लॉयज दी जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन फॉर एफिशिएंट एंड फास्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो जावा इज इनहेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिजाइन टू फैसिलिटेट द नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट एंड इंटरेक्शंस एंड आल्सो इंटीग्रेटिंग विद इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ये हम देखेंगे कैसे होता है। इसके बाद जो 8th पॉइंट था हमारा फर्स्ट टॉपिक में वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये समझने की जरूरत है, देखो जावा जो है जावा इज अ वेरी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे जाके हम देखेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। बाकी आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ये किस पे फोकस करती है, आपके डेटा पे। यानी कि कोई भी अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो पहले आपका डेटा देखा जाता है कि क्या डेटा होगा, उस डेटा के क्या फीचर्स हैं। ठीक है,
क्या उस डेटा के मेथड्स हैं, तो आप उसके पर्टिकुलरली क्लास बनाते हो, उसके फीचर्स डिफाइन करते हो, उसके मेथड्स डिफाइन करते हो, और फिर आप आपके यहाँ पे ऑपरेशनल जो भी आपको करने हैं स्टेटमेंट्स वो यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन है, तो क्लास हमने बना दी कि ह्यूमन है क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नेम हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं कि इसका हाइट कितना है, इसका वेट कितना है, इसका रोल क्या है, ठीक है, और इसका मेथड क्या है। मेथड मतलब कि क्या कर सकता है, जैसे शूट कर सकता है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, आपने एक डेटा लिया, उस डेटा के कॉन्सेंट्रेशन पे ही आपने उसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, उसके मेथड्स को डिफाइन किया। ये कैसे डिफाइन होता है ये हम प्रोग्रामिंग में आगे जाके समझेंगे। बेसिकली आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें फीचर्स जो हैं आपके प्रोग्राम में प्रोवाइड करवा सकते हो, जिससे कि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, कोड की सिक्योरिटी बढ़ती है। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे ये लिख सकते हो कि ह्यूमन एक क्लास है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, चाइल्ड इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, विमेन इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैन इसके ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो इस तरीके से ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिसको हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे। इसके कई सारे फीचर्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कराती है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस एंड कैप्सुलेशन, क्लासेस, योर ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हमने देखा कि जावा के क्या एसेंस हैं जिसकी वजह से जावा इतनी पॉपुलर है, जावा इतनी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा आज वाले लेक्चर में कि हमें जावा क्यों पढ़नी है। ठीक है, हम जावा में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बाइट कोड क्या होता है, डॉट जावा फाइल क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या होते हैं, कैसे क्लासेस बनती है, ये सब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आज वाला जो लेक्चर था मेनली वो मेरा इस फोकस पे था कि आपको समझ में आए कि जावा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और जावा हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे सबसे पहले हम हमारे देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर में जावा का कोड कैसे रन होता है, और उसके बाद हम हमारे इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद उसी पे ही हम आगे की प्रोग्रामिंग कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।